पृथ्वी खतरे में है। भविष्य में कॉस्मोस में होने वाली घटनाएं इसे धमाके से उड़ा सकती हैं या जलाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। ब्रह्मांड बेहिसाब उथल पुथल से भरा है, वहाँ हमेशा बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। एक दिन पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन हो जाएगा। भविष्य में कई हादसे होंगे और उनमें से एक हमें तबाह कर देगा। मानव जाति को बचाने के लिए हमें कहीं और अपना घर ढूंढना होगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पृथ्वी छोड़कर जाना ही होगा, ये बात बिल्कुल साफ है। हमें कोई विकल्प चाहिए। हमें इस काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। हमें सितारों के बीच तक पहुंचने का जरिया और नए घर तलाशने की जरूरत होगी। हम तभी बच पाएंगे। जहां तक हम जानते हैं, पृथ्वी ही ब्रह्मांड में जीवन को पालने वाली एक जगह है। पृथ्वी जीवन के लिए सबसे बढ़िया जगह है। हमारा शरीर, हमारी शारीरिक बनावट, हमारी केमिस्ट्री सब यहीं पृथ्वी पर विकसित हुई है। हम सचमुच एक बेहतरीन स्पेसशिप पर हैं। लेकिन हमारा ये बेहतरीन स्पेसशिप बारूदी सुरंगों से भरे एक ब्रह्मांड से होकर गुजर रहा है। हर करीब 3 करोड़ साल में पृथ्वी के साथ एक प्राकृतिक या कॉस्मिक हादसा इतने जोरदार ढंग से होता है कि लाखों जीव विलुप्त हो जाते हैं। विलोपन से जुड़ी घटनाएं पृथ्वी की अहम प्रजातियों की जान लेती हैं। और फिलहाल ये प्रजाति हम हैं। ये सच है कि विलोपन के मामले में बड़ी और ताकतवर प्रजातियों का ही सफाया होता है, वही मरती है। तो अगर पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना हुई तो हम इंसान जोखिम में होंगे। हम बड़े और ताकतवर जीवों की श्रेणी में आते हैं। मानव जाति के लिए पूरी दुनिया में होने वाले विलोपन से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीन्स एक से ज्यादा ग्रहों तक फैला दें। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। ये विकास प्रक्रिया जियोलॉजी और फिजिक्स का एक नियम है, वरना हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें एक ऐसा विशाल स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो इंटरस्टेलर स्पेस को पार कर सके और फिर दूसरे सितारों के आसपास दूर दराज दुनियाओं में बस्तियां बसा सके। ऐसे में आपको नोवाज आर्क जैसी एक नाव की जरूरत होगी। लेकिन ये नाव अंतरिक्ष में चलने लायक होनी चाहिए, साथ ही इसमें पूरी दुनिया की तमाम प्रजातियां भी हों। इस स्पेसक्राफ्ट को बड़ा बनाना होगा, इतना बड़ा कि इसमें नए ग्रहों पर एक स्वस्थ जीन पूल बनाने लायक हजारों लोग बैठ सकें। ये इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकेगा, इसलिए इसे अंतरिक्ष में बनाना होगा जहां पृथ्वी की ग्रेविटी का दबाव ना हो। लेकिन आकाश में ऐसा कोई शिपयार्ड बनाना कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। नासा इस चुनौती का सामना नई तरह के हेवी लिफ्ट रॉकेटों के जरिए कर रहा है, जिन्हें कहते हैं SLS। मुझे SLS एक ऐसी काबिलियत के तौर पर देखते हैं जिनके जरिए हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक इंडस्ट्रियल बेस बना पाएंगे। इसके बाद जब हम स्पेस में नियमित रूप से काम करने लगेंगे, तभी हम उस क्राफ्ट को असेंबल करेंगे जो हमें दूसरे सितारों तक ले जाएगा। लेस जॉनसन का काम है स्पेस में की जाने वाली खोजबीन के भविष्य की योजना बनाना। आज वो SLS के 1/20 आकार वाले स्केल मॉडल की टेस्ट फायरिंग को देख रहे हैं। 2032 में जब असली रॉकेट छोड़ा जाएगा तो SLS अब तक छोड़ा जाने वाला सबसे ताकतवर रॉकेट होगा। SLS बहुत बड़ा है। ये हर लॉन्च के जरिए हमें बहुत सा सामान ऊपर ले जाने की योग्यता देगा। ये वाकई काफी बड़ा होगा। ऐसे 3 बड़े रॉकेट आज मौजूद 15 या 20 रॉकेटों का मुकाबला कर सकेंगे और उनके जितना ही सामान स्पेस में ले जा पाएंगे। लेस की कल्पना है कि SLS रॉकेट पहले से बनी यूनिटों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाएंगे, जहां स्पेस इंजीनियर उन्हें एक विशाल इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में जोड़ देंगे। फिर माइनर सोलर सिस्टम में मौजूद विभिन्न बॉडीज तक जाएंगे ताकि स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए कच्चे माल को इकट्ठा कर सकें। हमारी फैक्ट्रियां चंद्रमा पर होंगी और शायद ये उससे आगे एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद विशाल चट्टानों पर भी हों।
एस्टेरॉइड्स पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी काफी कम होती है। वहां बड़े बड़े हिस्सों को बनाना और आकार लेते शिप पर उन्हें उठाकर रखना ज्यादा आसान होगा। अंदरूनी सोलर सिस्टम हमें आग की विशाल संरचना बनाने के लिए जरूरी तमाम चीजें मुहैया कराएगा। लेकिन एक और दुनिया में बस्ती बसाने के लिए हमें अब तक हमारे बनाए किसी भी प्रोपल्शन सिस्टम से कहीं ज्यादा तेज सिस्टम की जरूरत होगी। स्पेस विशाल है, हमारा सोलर सिस्टम विशाल है। मंगल तक पहुंचने में करीब 1 साल लग जाएगा, लेकिन सितारों के बीच की दूरी तय करने के हिसाब से तो ये अवधि कुछ भी नहीं है। हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारे भी कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार चीज प्रकाश को भी वहां पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। सूर्य का सबसे करीबी पड़ोसी है 3 तारों का एक समूह जिसे कहते हैं अल्फा सेंटोरी। पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने वाली किसी स्पेसशिप को वहां तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लगेंगे। शिप के वहां पहुंचने से काफी पहले ही क्रू अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा। तो फिर किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाए? शायद साइंस फिक्शन के पास इस समस्या का हल है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सितारों में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानता है कि यह चीज है एंटीमैटर। एंटीमैटर ही किसी इंटरस्टेलर शिप का ईंधन होगा। एंटी मैटर का वजूद है। हम हर साल हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर्स में एंटी मैटर के कुछ कण बनाते हैं। हम अपने आसपास जो मैटर देखते हैं ये उसकी एक छवि है और इसमें एक ऐसा धमाकेदार गुण होता है जो इसे अब तक का सबसे कारगर रॉकेट ईंधन बनाएगा। एंटी मैटर की एक बहुत ही शानदार बात है, जब एंटी मैटर और मैटर मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, यानी मैटर का वजूद ही खत्म हो जाता है। इनसे बन जाती है शुद्ध ऊर्जा। ये 100% कारगर प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि एंटी मैटर से चलने वाला कोई रॉकेट प्रकाश की रफ्तार के 15% तक पहुंच सकता है। इतनी गति से तो सिर्फ 8.5 सेकंड में चांद पर पहुंचा जा सकता है। तब हमारे पास लगभग असीमित ताकत होगी। हम ब्रह्मांड में जहां जाना चाहेंगे वहां तक जा पाएंगे। हमारा ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 28 साल में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकता है, यानी इंसान अपने जीवन काल में यहां पहुंच सकता है। सुनने में ये आइडिया तो बहुत शानदार लगता है। ढेर सारा एंटी मैटर लेंगे जिसे हम बना सकते हैं और फिर इसे सामान्य मैटर के साथ मिला देते हैं जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन एंटी मैटर के साथ एक समस्या है और वही इसका फायदा भी है। जब ये मैटर से मिलता है तो ये उसे खत्म करके एनर्जी पैदा करता है। किसी आम फ्यूल टैंक में सिर्फ 450 ग्राम एंटी मैटर भरिए और उससे होने वाला धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए 1000 बमों से भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो आप इसके साथ क्या करेंगे? आप इसे जेब में रखकर किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर ये मैटर से छू जाए तो धमाका हो जाएगा। आप चाहे तो मैग्नेटिक एनर्जी से कंटेनमेंट फील्ड बना सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक बॉटल है। ये मैटर से नहीं बनी है, ये बनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। आप एंटी मैटर को इसमें रख सकते हैं। ये वहीं रहेगा और मैटर के संपर्क में नहीं आएगा। लेकिन एक समस्या है, क्योंकि आपको जितनी मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है और आप इसे यूं ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एंटी मैटर बाहर गिर जाएगा और एक जबरदस्त धमाका हो जाएगा। एंटी मैटर को संभालना बहुत ही मुश्किल है। हमें ऊर्जा का एक ऐसा भरोसेमंद स्रोत चाहिए जो लगातार बरसों तक हमारे स्टारशिप को चला सके, और चंद चीजें ही ऐसा कर सकती हैं। इनमें शामिल है फ्यूजन पावर, यानी सूर्य की ही ताकत को इस्तेमाल करना। सूर्य के गर्म और सघन कोर में हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं। इनकी एक दूसरे से टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ये आपस में जुड़कर बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम अंतरिक्ष की यात्रा में इसे छोटे स्तर पर एक स्पेसक्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष की बहुत दूर तक की खोज करने के लिए पावर सिस्टम के तौर पर, प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी फ्यूजन रॉकेट की रफ्तार एंटी मैटर से चलने वाले रॉकेट के मुकाबले 2/3 होगी, और सबसे अच्छी बात यह कि इसका ईंधन हाइड्रोजन गैस सितारों के बीच मौजूद विशाल बादलों में मिल सकती है।
ये इंटरस्टेलर गैस का इस्तेमाल करके खुद ब खुद बाहरी अंतरिक्ष में रवाना हो जाएगा और सैद्धांतिक रूप में इसे कभी दोबारा ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। फ्यूजन से चलने वाला हमारा स्पेसक्राफ्ट अब अपने पहले लक्ष्य अल्फा सेंटोरी की तरफ रवाना हो गया है। इसकी गति प्रकाश की गति का सिर्फ 10% है। इस सफर को पूरा करने में 42 साल लगेंगे और इसमें बैठे इंसान वहां तक सुरक्षित पहुंचने चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता खतरनाक हो सकता है। उथल पुथल भरे हमारे कॉस्मोस के पास जान लेने के लाखों तरीके हैं। एक विशाल स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूजन रॉकेट चालू करता है। इसमें शिप के अंदर हजारों इंसान बैठे हैं। वो एक दूर दराज ग्रह पर बस्ती बसाने के एक तरफा मिशन पर हैं। एक दिन हमें ये यात्रा करनी ही होगी। हमें इस ग्रह को छोड़ना ही होगा। एक प्रजाति के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। इस शिप का पहला लक्ष्य होगा सूर्य के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना। ये सफर लंबा होगा, करीब 40 साल का। इस दौरान क्रू को फिट और स्वस्थ रखना जरूरी होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। स्पेस में जाने पर इंसान के शरीर में कई बदलाव आते हैं। भारहीन होते ही आपको सिर में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। आपको चक्कर आते हैं, उल्टी का एहसास होने लगता है। लीरॉय चाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने गुजार चुके हैं। इतना समय जीरो ग्रेविटी के नुकसानदेह प्रभावों का अनुभव करने के लिए काफी होता है। आपकी हड्डियों को कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं होता तो शरीर तय करता है कि उसे हड्डियों की जरूरत ही नहीं है और उनमें से मिनरल्स खोने लगते हैं। आपकी मांसपेशियां क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आती तो वो भी बहुत जल्दी कुदरती तौर पर बर्बाद होने लगती है। इंसान का शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ रहने के लिए विकसित हुआ है। इसके बिना स्पेस में बिताए गए हर महीने के दौरान हड्डियों का 2% मांस घटने लगता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित होता है। शरीर के तरल इकट्ठे होने लगते हैं। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए इन लक्षणों को घटाने में मदद मिलती है। हमें स्पेस स्टेशन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती थी ताकि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां फिट रहे। एक्सरसाइज के जरिए शरीर में क्षय होने की खतरनाक प्रक्रिया रोकी जा सकती है, लेकिन बिना ग्रेविटी वाली अल्फा सेंटोरी तक की 42 साल की यात्रा जानलेवा साबित होगी। जाहिर है हमें भारहीनता का एक स्थायी समाधान चाहिए। हम निकट भविष्य में आर्टिफिशियल ग्रेविटी यकीनन बना सकते हैं। इसका जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही वो फोर्स है जो डेयर डेविल बाइकर्स को सीधी खड़ी दीवारों पर टिकाए रखता है और रोमांच के दीवाने इसी के कारण थीम पार्कों में अपनी सीट पर जमे रहते हैं। रोटेशन इन बाहर फेंकने वाले फोर्स को पैदा करती है और इसे किसी स्पेसशिप में उत्पन्न करना आसान होगा। अगर स्पेस कैप्सूल को घुमाया जाए तो उसमें अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एहसास होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की रहने वाली जगह को सही रफ्तार पर घुमाने से हड्डियों और मांसपेशियों का क्षय रोका जा सकेगा, लेकिन स्पेस में दूर तक की यात्रा के दौरान हमारे पहले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कम ग्रेविटी एक बहुत छोटा खतरा होगी। शायद रेडिएशन सबसे बड़ी चुनौती है। हमें रेडिएशन के ज्यादा तेज और ज्यादा ऊंचे स्तर का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की सतह से लगातार खतरनाक चार्ज्ड कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं जो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ये चीजें आपके डीएनए को तबाह करेंगी, इनसे कैंसर होगा और ये आपकी जान ले लेंगी। पृथ्वी का मैग्नोस्फेयर और हमारे ऊपर मौजूद वायुमंडल हमें ऐसे खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन पृथ्वी से दूर इन अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का सामना करना होगा। ये इंसानों को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक भेजने से जुड़ा सबसे बड़ा तकनीकी गतिरोध है। समस्या प्रपल्शन की नहीं है, कंप्यूटर या नेविगेशन की भी नहीं है। ये है लोगों को कैसे सेहतमंद रखा जाए। हमारे सोलर सिस्टम की सरहदों से आगे तो रेडिएशन का खतरा और भी गंभीर हो जाता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स और भी ज्यादा तेज रफ्तार से आते हैं।
कुछ मामलों में अकेले प्रोटॉन्स में भी इतनी ताकत होती है जितनी कि 107 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही किसी बॉल में। इन कॉस्मिक किरणों के साथ एक और खतरनाक ताकत आ मिलती है। यह है गामा रेज, जो उथल पुथल वाली कॉस्मिक घटनाओं से पैदा होती है। कॉस्मोस की तमाम घटनाएं, चाहे वो तारों का फटना हो या ब्लैक होल्स द्वारा गैलेक्सीज के बड़े बड़े हिस्सों को निगल जाना, इन सब से बेहद ऊर्जा वाले रेडिएशन और पार्टिकल्स का जन्म होता है। आपने पहले कभी इन पार्टिकल्स को देखा नहीं होता, आपका शरीर इनके मुताबिक ढला नहीं होता। ये आपकी तरफ हर समय आते रहते हैं और वो भी बड़ी ताकत के साथ। गैलेक्टिकल कॉस्मिक रेडिएशन हमारे इन अंतरिक्ष यात्रियों के सेल्स को फाड़कर उनके शरीर को तरल रूप में बदल देगा। सिर्फ एक ही उम्मीद होगी, किसी तरह स्पेसक्राफ्ट को बचाना। विज्ञान कथाओं में स्टारशिप वैसा ही एक सुरक्षात्मक मैग्नेटिक बुलबुला बनाते हैं जो पृथ्वी को बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है। लेकिन किसी डिफ्लेक्टर शील्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी झेलनी होगी और किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की तरह इसके साथ भी नाकामी की आशंका जुड़ी होगी। तो सबसे सुरक्षित विकल्प होगा कि ज्यादा उन्नत तकनीक ना अपनाते हुए इस शिप को फिजिकल शील्ड की एक मोटी परत से ढक दिया जाए। शील्डिंग कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये मामला सिर्फ लैंड वगैरह के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये रेडिएशन को जज्ब कर लेगी और फिर इसे ज्यादा खतरनाक ढंग से छोड़ेगी। धातुओं से ये काम नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कमाल का विकल्प ढूंढा है। कॉस्मिक किरणों से बचाने वाली एक बहुत ही साधारण चीज भी मौजूद है, पानी। और जब आप इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखेंगे तो इसे आपको अपने साथ ले जाना होगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन एटम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जज्ब कर लेते हैं और अगर पानी की मात्रा पर्याप्त हो तो यह गामा रेज को भी रोक सकता है। इस शिप के रिहायशी हिस्से के बाहर पानी से भरी एक मोटी बाहरी परत होगी और उसके भी बाहर दूसरी परत में शिप की हाइड्रोजन सप्लाई होगी इसके फ्यूजन इंजन्स के लिए। अब हमारे अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन सिकनेस से सुरक्षित रहेंगे और कृत्रिम ग्रेविटी के कारण उनके शरीर भी मजबूत बने रहेंगे। अब सबसे बड़ा खतरा है क्रू के उनके दूसरे साथी। कॉस्मोस में होने वाले किसी बड़े हादसे से एक दिन पृथ्वी पर से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मानवता को बचाने के लिए हमें एक बड़े से स्पेसशिप में बैठकर नए आशियाने की तलाश में सितारों की तरफ भागना होगा। कृत्रिम ग्रेविटी और हाइड्रोजन वाली शील्डिंग के जरिए इसके कीमती मुसाफिरों को एकदम सही सलामत रखा जा सकेगा। लेकिन उनकी मानसिक सेहत के बारे में क्या कहा जाए? अंतरिक्ष में लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है खुद लोगों को टिन के बड़े से एक डिब्बे में रखना, वो भी एक बेहद खतरनाक माहौल में जिसमें ये लोग महीनों या बरसों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक बड़ी चुनौती है। साथ में सफर के दौरान इन्हें जिंदा भी रहना चाहिए। हमें पनडुब्बियों में जाने वाले लोगों की जानकारी है कि उन्हें बहुत ध्यान से टेस्ट किया जाता है। ये पनडुब्बियां अपने मिशन पर यकीनन निकलती हैं, लेकिन यह मिशन कई सालों का नहीं होता। हम किसी ऐसे क्रू के जरिए एक नई सभ्यता की शुरुआत नहीं कर सकते जो ब्रह्मांड में हुई बोरियत, आपसी कलह और मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो। हाँ, तब बेहतर होगा अगर पूरा क्रू ही बेहोश हो जाए। बेशक ये संभावना विज्ञान कथाओं में हो सकती है, मगर ये संभावना लोगों को सफर के ज्यादातर हिस्से में सुलाए रखने की है। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों को इंड्यूस्ड कोमा में रखा जाए और उनकी साइंस मिशन से थोड़ा समय पहले जगा दिया जाए? ऐसा करना ये कहने से तो आसान ही होगा कि अब आप अगले 10 साल के लिए चुपचाप बैठे रहिए। आज की दुनिया में लिक्विड नाइट्रोजन में मानव भ्रूण को स्टोर करके रखना सस्पेंडेड एनिमेशन के सबसे करीब कहा जा सकता है। लेकिन क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के जरिए इंसानी नस्ल को वाकई बचा पाएंगे? अंतरिक्ष यात्रा के साथ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं, तो कुछ लोगों ने आइडिया सुझाया, हमें बाहरी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की क्या जरूरत है? क्यों न हम भ्रूण या स्पर्म और एग सेल भेज दें? सिद्धांत के रूप में हम जमे हुए भ्रूण को स्पेस में लंबी दूरियों तक भेज सकते हैं। इससे भोजन या पेचीदा लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं रह जाएगी।
वो अंतरिक्ष यात्रा और भारहीनता की मुश्किलों को तो झेल पाएंगे, लेकिन उनमें सामाजिक मिलनसारी कहाँ से आएगी? आप किसी बच्चे को किसी जगह अकेला रख दें तो उसे पढ़ना ही नहीं आएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सामाजिक जीव हैं। हमें भ्रूणों को हैच करने और फिर उन्हें इंसान बनना सिखाने के लिए इंटेलिजेंस रोबोट्स को विकसित करना होगा। ये मुमकिन लगता है कि भविष्य में शायद 100 साल बाद हमारे पास रोबोट नैनीज होंगी जो कि हमारे लिए सामाजिक व्यवहार के नियम बनाएंगी। क्या कोई रोबोट वाकई एक बच्चे की परवरिश कर सकता है, या मानवता को बचाने की जल्दबाजी में हम यही भूल जाएंगे कि इंसान होने का मतलब क्या है? मानव भ्रूणों को विकसित करना जोखिम भरा हो सकता है, तो क्यों ना हम वयस्कों को उनकी सेहत को प्रभावित किए बिना जमा दे? बेशक ये और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रकृति इसका हल लगभग निकाल चुकी है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो हालात विपरीत होने पर सस्पेंडेड एनिमेशन या हाइब्रिनेशन में चले जाते हैं, और कुछ मामलों में वे लंबे समय तक ऐसी ही अवस्था में रह सकते हैं। अलास्का का वुड फ्रॉग पूरी सर्दी बर्फ में जमे रहने के बावजूद जिंदा बच जाता है। शून्य से भी नीचे वाले तापमान पर इसकी पाचन क्रिया धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है। बर्फ के पिघलने पर मेंढक में फिर से जान पड़ जाती है और ये यूं चल पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या कभी इंसान भी ऐसा कर पाएंगे? जब आप किसी जिंदा जीव को जमाते हैं तो बर्फ के कण बनकर फैलने लगते हैं। इससे कोशिकाएं फटकर तरल में बदल जाती हैं। तो जम जाने के बावजूद मेंढक कैसे जिंदा बच जाते हैं? इसका जवाब है इसके खून में मौजूद एक एंटीफ्रीज, और ये है ग्लूकोज। तो बेशक इनके आसपास का माहौल ठोस बर्फ वाला होता है, लेकिन इनके सेल्स के अंदर फिर भी तरल रहता है। पर इंसानों के साथ दिक्कत यह है कि एंटीफ्रीज की इतनी मात्रा हमारी जान ले लेगी। तो इंसानों को डीप फ्रीज करने से बात नहीं बनेगी, लेकिन हाइबरनेट करने के लिए हमें इतने कम तापमान तक जाने की जरूरत शायद ना पड़े। पिट्सबर्ग में डॉक्टरों ने मरीज के शरीर के तापमान को जमाव बिंदु से कुछ ही डिग्री ऊपर रखने के लिए एक बेहद ठंडे सलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने की अनोखी तकनीक विकसित की है। इस तापमान पर सेल्यूलर एक्टिविटी रुक जाती है। वुड फ्रॉग मेंढकों की तरह मरीज भी सस्पेंडेड एनिमेशन में पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों के शरीर को ठंडा करके उन्हें कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल कोमा में रख सकते हैं। ये बात सुनने में ठीक लगती है और इसे जरूर आजमाया जाना चाहिए। चाहे भ्रूणों को जमा दिया जाए या वयस्कों को ठंड के जरिए गहरी नींद में पहुंचा दिया जाए, सस्पेंडेड एनिमेशन हमारे कीमती इंसानों को अल्फा सेंटोरी तक की लंबी यात्रा के दौरान जिंदा रखने का शायद सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर वहां पहुंचने पर रहने लायक माहौल ही ना हो तो क्या होगा? इंसानी वॉलंटियर्स से भरा एक स्पेसशिप 3 तारों के समूह अल्फा सेंटोरी तक पहुंच जाता है। क्रू उम्मीद कर रहा है कि यहाँ इंसान के लिए खोजी जा रही नई दुनियाओं में से एक शायद मिल जाए, लेकिन इनमें से कौन से सितारे सही ग्रह साबित होंगे? हम एक ऐसा आशियाना ढूंढना चाहते हैं जो काफी कुछ पृथ्वी से मिलता जुलता हो, क्योंकि हम इस ग्रह के हिसाब से ढल चुके हैं। हम यहाँ की ग्रेविटी के आदी हो चुके हैं, यहाँ के वायुमंडल और इसके रेडिएशन के मुताबिक ढल गए हैं। स्पेसक्राफ्ट के डिस्प्ले पर ढेर सारे सितारे दिखने लगे हैं और जल्दी ही ग्रहों की बाहरी सरहदें भी नजर आएंगी। इन तीनों में सबसे चमकदार का नाम है अल्फा सेंटोरी ए। इसका आकार थोड़ा बड़ा है और हमारे सूर्य के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा चमकदार है। ये स्पेस में अपने इर्द गिर्द ज्यादा गर्मी छोड़ता रहता है। इसका छोटा और ज्यादा ठंडा पड़ोसी अल्फा सेंटोरी बी इतना करीब है कि ग्रेविटी इन दोनों तारों को एक चौड़ी, धीमी और बाइनरी ऑर्बिट में खींच लेती है, जो हर 80 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं। हमारे मुसाफिरों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है।
ग्रह दुर्लभ ही चौड़े बाइनरी सिस्टम्स के इर्द गिर्द स्थिर कक्षाएं बनाते हैं, तो यहाँ रहने लायक जगह मिलने की गुंजाइश कम ही होगी। लेकिन इन तीनों में से तीसरा तारा उम्मीद बढ़ाता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ या एम ड्वार्फ स्टार है। ये इतना छोटा और कम रोशनी वाला है कि सिर्फ आंखों से पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस तरह के सितारे के इर्द गिर्द पृथ्वी जैसे ग्रह खोज लिए हैं। हमें ये पता चला है कि रेड ड्वार्फ कई मायनों में एकदम से सही जगह है। वहाँ शायद बहुत सारे पृथ्वी के आकार वाले ग्रह मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ही प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास पृथ्वी के आकार का एक ग्रह मिल चुका है। ये तारे के इतना नजदीक चक्कर लगाता है कि इस पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, लेकिन इसके किसी संबंधी ग्रह पर ऐसा हो सकता है। अगर हम रात में आसमान पर नजर डालें और सबसे नजदीकी एम ड्वार्फ तारे, यूं कहिए कि प्रोक्सिमा सेंटोरी को देखें, तो मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑर्बिट्स में 3 से 6 बहुत छोटे ग्रहों का एक सिस्टम नजर आएगा और उनका ऑर्बिटल पीरियड कुछ ही दिन का होगा। एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ही प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास पृथ्वी के आकार का एक ग्रह मिल चुका है। ये तारे के इतना नजदीक चक्कर लगाता है कि इस पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, लेकिन इस बात की काफी गुंजाइश है कि इसके किसी संबंधी ग्रह पर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा ग्रह मिले जो पूरी तरह उपयुक्त ना हो, तो जो बहुत ठंडा हो और जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, या जिसका वायुमंडल ठीक ना हो। हमें कुदरत ने पृथ्वी पर पनपने के हिसाब से बनाया है, जहां ऑक्सीजन की एक तय मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक तय मात्रा है और एक खास वजन है। अगर हम किसी दूर दराज ग्रह पर उतरते हैं तो हमें अपने शरीर को बदलना होगा ताकि हम अलग तरह के माहौल में भी जिंदा रह सके। हमें खुद में बदलाव लाने होंगे और हमें ये बदलाव बहुत तेजी से लाने होंगे। इसके लिए हमें दूसरे जीव रूपों से ऐसे जीन्स लेने पड़ सकते हैं ताकि खुद को अपनी जरूरत के गुण दे सकें। शायद यही सबसे अच्छा समाधान होगा। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए जरूरी बेहतरीन जीन ढूंढते रहे हैं और शायद वो उन्हें एक ऐसे प्राणी में मिले हैं जिसका आकार रेत के एक कण से बड़ा नहीं है। फिलहाल हम नासा में बहुत ही छोटे जीवों पर प्रयोग कर रहे हैं जिनका नाम है टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स सख्त जान जीव है। ये बेहद ठंडे तापमान से लेकर उबाल बिंदु तक के तापमान में या 10 साल से ज्यादा वक्त तक खुराक या पानी के बिना जी सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि रेडिएशन से अपने डीएनए के क्षतिग्रस्त होने पर ये खुद ही खुद की मरम्मत कर सकते हैं। ये छोटा सा जीव हाथियों के किसी झुंड को मारने जितना रेडिएशन से भी ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। न जाने कैसे इनका डीएनए खुद की मरम्मत करना जानता है। ठीक ऐसा ही करने के लिए हम इंसान के डीएनए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन इन छोटे छोटे जीवों के डीएनए के जरिए हम किसी ऐसे ग्रह पर कदम रख सकते हैं जो इसके रचयिता तारे के रेडिएशन से बेहाल हो चुका हो। जेनेटिक्स में बदलावों से शायद और भी बहुत कुछ हो सकता है। शायद हम कई उग्र परग्रही दुनियाओं में बस्तियां बसा सकते हैं। अगर किसी ग्रह की ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा बड़ी होगी तो शायद हमें अपनी हड्डियों की, अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना पड़े ताकि हम जब भी किसी बड़े ग्रह की सतह पर चलें तो दबले कुचले ना जाएं। हम तो शायद अलग अलग वायुमंडलों के हिसाब से भी ढल सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे ग्रह पर पहुंच जाएं जहां ऑक्सीजन का स्तर अलग हो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अलग हो, तो शायद हमें अपने मेटाबॉलिज्म की दर भी बदलनी पड़े। अब हम अपनी एवोल्यूशन प्रक्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर चुके हैं। हम जीन थेरेपी डिजाइन कर रहे हैं। हम अपनी शारीरिक बनावट को बदलने के तरीके खोज रहे हैं। अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में लेकर खुद को सितारों तक ले जाने का हमारे पास एक कमाल का मौका है। भविष्य के एस्ट्रोनॉट कैसे दिखेंगे कौन जाने, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप जैसे या मेरे जैसे नहीं लगेंगे। अगर हमें प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास रहने योग्य दुनिया मिलती है तो जेनेटिक रूप से बदलने से पहले मुसाफिरों से भरा एक स्पेसक्राफ्ट उसकी सतह की तरफ रवाना कर दिया जाएगा ताकि एक नई इंसानी सभ्यता शुरू की जा सके। लेकिन एक कहीं बड़ी योजना का
ये तो सिर्फ पहला चरण है। हमें मिल्की वे में और आगे तक ज्यादा तेजी से सफर करके और ज्यादा दुनियाओं को खोजना होगा। एक दिन पृथ्वी को किसी इतनी जबरदस्त कॉस्मिक घटना को झेलना पड़ेगा कि इस ग्रह पर से इंसान का नामो निशान ही मिट जाएगा। अगर हमें भविष्य में भी अपना वजूद लंबे समय तक बचाए रखना है तो हम इंसानों को पृथ्वी छोड़ना ही होगा। हमारी एकमात्र उम्मीद है एक ऐसा स्पेसशिप बनाना जो हमें दूर दराज तारों के इर्द गिर्द मौजूद नई दुनियाओं तक ले जाए। जीवन बहुत नाजुक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा वजूद कम से कम 2 ग्रहों पर तो होना ही चाहिए। हमारा पहला लक्ष्य अब तक तो सबसे आसान था। हमारे स्पेसक्राफ्ट को फ्यूजन से चलने वाले इंजन्स के जरिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 42 साल लगे, लेकिन अब शिप को और ज्यादा दूर दराज दुनिया को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ाना होगा। क्रू को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हर गुजरते साल के साथ उनकी हालत बिगड़ती जाएगी, तो हमें और ज्यादा तेज, लगभग प्रकाश की गति की रफ्तार से जाना होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, फिजिक्स के सिद्धांत। आइंस्टाइन ने ये खोजा कि अगर आप प्रकाश की गति जितनी रफ्तार से सफर करने लगे तो हालात थोड़े अजीब हो जाते हैं। प्रकाश की गति के नजदीक पहुंचने पर आपका मास बढ़ता है, यानी आपको चलते रहने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब आप प्रकाश के गति के नजदीक पहुंचने लगते हैं तो ईंधन मास को बढ़ाने में इस्तेमाल होने लगता है। तो जो ईंधन पहले रफ्तार को बढ़ा रहा था, अब वो उसे नहीं बढ़ाता है, अब वो सिर्फ मास को बढ़ाता है। एक समय आता है जब रफ्तार बढ़ती ही नहीं, रफ्तार बढ़ाने पर उसका वजन और ज्यादा भारी हो जाता है। हम जिस तरह की रफ्तार पर सफर करना चाहते हैं, फिजिक्स हमें वैसा नहीं करने देगी। लेकिन एक चीज है जो हमें हाइपर स्पेस से गुजारकर दूर दराज ग्रहों तक कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचा सकती है। आइंस्टाइन ने हमें ये दिखाया कि स्पेस खुद प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से फैल सकता है। स्पेस और टाइम का वजूद है, इसका अपना एक ताना बाना है। आप इसे खींच सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। विज्ञान कथाओं में गैलेक्टिक ट्रैवलर वॉर्प ड्राइव्स का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम के ताने बाने को बदल देते हैं और लाखों साल में नहीं, मिनटों में ही कॉस्मोस को पार कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं, वहां एक कारपेट बिछा है और आपको कमरे के दूसरे हिस्से में जाना है। एक तरीका तो यह है कि आप कारपेट को लें, इसे मोड़ें और अपने करीब ले आएं। फिर मुड़े हुए कारपेट पर कदम रखें, इसे अपने पीछे खुलने दें और इस तरह आप बहुत जल्दी कमरे के पार पहुंच जाएंगे। आप और आपकी मंजिल के बीच मौजूद स्पेस को वॉर्प करने के लिए ढेर सारी ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा पैदा करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आधुनिक फिजिक्स कहती है कि वॉर्प ड्राइव मुमकिन है, बशर्ते आप शिप के इर्द गिर्द के स्पेस को ही वॉर्प करें। तो हम जानते हैं कि स्पेस फैलता है और स्पेस सिकुड़ भी सकता है। तो अगर आप किसी शिप में हैं और आपके सामने वाले स्पेस को सिकोड़ देते हैं और अपने पीछे वाले स्पेस को फैला देते हैं, तो आप एक वार्म बबल बना सकते हैं और ऐसे आप अपनी रफ्तार प्रकाश की गति से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये नई वॉर्प ड्राइव स्पेस टाइम में एक तरंग पैदा करती है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चलती है और अपने साथ शिप को किसी लहर पर सवार सफर की तरह ही ले जाती है। मैथमेटिशियंस ने आंकड़ों पर नजर डाली है और ये नई वॉर्प ड्राइव कागजों पर काम करती लग रही है, लेकिन अब नासा लैब में इसे टेस्ट करना चाहता है। क्या ये नामुमकिन है या ये मुमकिन है? मुझे लगता है कि इस सिलसिले में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखते हैं कि हम इस सिलसिले में वैज्ञानिक कोशिशें करके मैथ और फिजिक्स को साबित कर पाते हैं या नहीं। हैरल्ड वाइट भविष्य में ये देखने के लिए एक प्रयोग की योजना बना रहे हैं कि क्या वो एक छोटे स्तर पर स्पेस को मोड़ सकते हैं। उन्हें स्पेस में हर जगह पर एनर्जी को फोकस करने की उम्मीद है और फिर वो इसे पार करने वाली लेजर लाइट की प्रगति को नापेंगे। अगर लाइट अपना सफर सामान्य से ज्यादा जल्द पूरा करती है तो वो स्पेस टाइम को मोड़ पाने में कामयाब हो जाएंगे। सब लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि इसे स्पेसक्राफ्ट में कब इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए, उससे पहले हमें काफी वैज्ञानिक प्रयोग करने होंगे। हमने इस तरफ ध्यान देना भी शुरू ही किया है। हमें नहीं पता कि ये कोशिश कामयाब होगी कि नहीं। हमें ये पता लगाना होगा, कामयाब हुई तो बढ़िया, और अगर नहीं हुई तो हम सोचेंगे कि हमने गणित, विज्ञान और ब्रह्मांड के कामकाजों के तरीकों के बारे में कुछ सीख लिया है।
एक वॉर्प ड्राइव हमें सिर्फ 5 महीनों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचा देगी और उससे आगे वाले 50 सितारों तक कुछ 1 वर्षों में। लेकिन फिर भी इसे हमारा गैलेक्टिक अहाता ही कहा जाएगा। मिल्की वे के दूर वाले हिस्से तक की वॉर्प ट्रिप में 10,000 साल लगेंगे और सबसे करीबी गैलेक्सीज तक की यात्रा में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। ब्रह्मांड के स्तर पर किसी भी वॉर्प ड्राइव की रफ्तार भी बहुत धीमी लगती है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। प्रकाश की गति से ज्यादा तेज जाने का एक और तरीका है स्पेस और टाइम के ताने बाने में एक सुराख कर देना। इसे कहते हैं एक वर्म होल। एक वर्म होल एक थियोरेटिकल टनल होती है, स्पेस टाइम से होकर गुजरने वाला एक रास्ता जो 2 दूर दराज बिंदुओं को जोड़ता है। ये स्पेस टाइम को मोड़ने वाले मास के जबरदस्त जमावों से उत्पन्न होता है। आप एलिस के लुकिंग ग्लास की कल्पना कीजिए। आप अपना हाथ इस लुकिंग ग्लास में डालिए और आपका हाथ गैलेक्सी के दूसरे तरफ पहुंच जाएगा। अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मिक शॉर्टकट में दाखिल हो सके तो हम पलक झपकते ही हजारों प्रकाश वर्ष का फासला तय कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने कभी इस शॉर्टकट को देखा नहीं है और ऐसा कोई रास्ता बनाने की कोशिश करना घातक होगा। वर्म होल के किसी भी छोर पर एक टनल बनाने के लिए स्पेस को मोड़ने के वास्ते आपको ढेर सारा मास पैदा करना होगा, लेकिन मास अपनी तरफ खींचता है। और हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर सिर्फ सामान्य मास हो तो वर्म होल के दोनों छोर वर्म होल से होकर गुजरने में लगने वाले समय से भी कम वक्त में एक ब्लैक होल बनाने के लिए कोलैप्स कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आने जाने के रास्ते के रूप में वर्म होल्स कभी कामयाब होंगे, लेकिन एक बात है, जो लोग कहते हैं कि विज्ञान में फला चीज नहीं हो सकती है, वो गलत साबित होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। वॉर्प ड्राइव्स और वर्म होल्स दूर की कौड़ी है। फिलहाल फ्यूजन ही वो संभावित ईंधन है जो हमें सितारों तक ले जाएगा, लेकिन किसी विशाल स्पेसक्राफ्ट को इतने ग्रहों तक जाकर बस्तियां बसाने में शायद लाखों साल लग सकते हैं। जिससे हमारे अस्तित्व की गारंटी हो सके, फ्यूजन के जरिए ज्यादा तेज रफ्तार से जाने का एक ही तरीका है, स्पेसशिप को छोटा बनाना, इतना छोटा कि उसमें लोगों के लिए जगह ही ना हो। तो क्या इसे खेल खत्म समझा जाए, या बिना इंसानों के भी मानव नस्ल को बचाया जा सकता है? अभी कुछ ही समय पहले तक एस्ट्रोनॉमर्स को यह भरोसा नहीं था कि वो रात में आसमान में जो तारे देखते हैं उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रह भी होते हैं। शायद सूर्य अनोखा था और मिल्की वे में पृथ्वी ही अकेली थी। लेकिन पिछले 20 साल के दौरान हमने चौंका देने वाले एक सच का खुलासा किया है। ऐसा लगता है कि गैलेक्सी में मौजूद तारों के एक बड़े हिस्से के अपने ग्रह हैं। इनमें से कई तारों के तो कई ग्रह हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स आकार में गैस के विशाल ग्रह जुपिटर से भी बड़े हैं, तो पृथ्वी जैसे पथरीले भी, और ये हर कहीं नजर आते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी अनूठा नहीं है, ये तो दुर्लभ भी नहीं है। ऐसे असंख्य ढेर से ग्रह मौजूद हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं और दूसरे सितारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। शायद कुछ सितारों के इर्द गिर्द तो कई पृथ्वियां चक्कर लगाती होंगी, तो पृथ्वी जैसे ग्रह आम हैं। रात के आसमान में आप सिर्फ 5 तारे गिनिए। इनमें से एक तारे के इर्द गिर्द पृथ्वी जैसा एक ग्रह होगा, शायद हमारा अगला घर। ब्रह्मांड में हमें जो कुछ मिला है, अगर उसे अपने मिल्की वे के लिहाज से देखें तो नतीजे हैरत अंगेज हैं। सूर्य जैसे सितारों के इर्द गिर्द 11 अरब तक गर्म और नम पृथ्वियां हैं। रेड ड्वार्फ तारों के आसपास ऐसी 22 अरब और होंगी, और गैस के विशाल एक्सोप्लैनेट्स पर तो रहने योग्य एक्सोमून्स की शक्ल में और खरबों संभावित पृथ्वियां हो सकती हैं। हमारे पास विकल्प के तौर पर पृथ्वी जैसे बहुत से ग्रह हैं जहां हम जा सकते हैं, जैसे किसी होटल का मेन्यू होता है। जाहिर है कि नई पृथ्वियां खोजना कोई समस्या नहीं है, समस्या है वहां तक पहुंचना। ये ब्रह्मांड हमें एक तरह से ललचा रहा है। पृथ्वी जैसे ग्रह आम हैं, वो हर कहीं मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि हम चाहकर भी उन तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। फ्यूजन इंजनों से चलने वाले
और हजारों इंसानी वॉलेंटियर से भरे किसी विशाल स्पेसशिप से हमें हमारे सूर्य के नजदीक रहने योग्य दुनियाओं में बस्तियां बसाने की काबिलियत मिलनी चाहिए। लेकिन मिल्की वे के दूर वाले हिस्सों तक पहुंचने के लिए हमें किसी दूसरी योजनाओं की जरूरत होगी। एक अनोखा समाधान होगा कि इंसानों के बजाय छोटे रोबोट्स को वहां भेजा जाए। जब मैं सोचती हूँ कि हम इंसानी मस्तिष्क और इसके कामकाज के बारे में कितना कुछ सीख रहे हैं और फिर भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद को किसी रोबोट में समा पाएंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत बुरा होगा क्योंकि हम उन ग्रहों पर इंसानों को पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई साइंस फिक्शन जैसा कुछ सोचना चाहते हैं तो क्यों ना एक ऐसी मशीन को वहां ले जाए जो वहां इंसान बना सके। पौधे हवा के जरिए अपने छोटे छोटे गतिशील बीजों को बड़ी तादाद में उड़ाकर अपने जीन फैलाते हैं। इनमें से बहुत से बीज बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें गर्म और नम जमीन मिलती है वो उगते हैं। अब जरा स्पेस में बीजों की तरह छोटे छोटे नैनो रोबोट्स को फायर करने के बारे में सोचिए, जिनकी हार्ड ड्राइव में इंसानी जीनोम नक्श हो। अगर वो किसी ऐसे नम और नर्म ग्रह के वायुमंडल में पहुंचते हैं जो इंसानों के लिए उपयुक्त हो, तो वो पनप जाएंगे। उन्हें उस ग्रह पर जो चीजें मिलेंगी उससे वो आशियाने बनाएंगे और किसी तरह उनके अंदर रहने के लिए इंसानों को भी पैदा कर देंगे। हो सकता है कि हम हजारों नैनो शिप्स को या लाखों नैनो शिप्स को बीजों की तरह एक नजदीकी तारे पर इस उम्मीद में भेजें कि उनमें से कुछ तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। शून्य से मानव बनाने की टेक्नोलॉजी अभी सचमुच बहुत दूर है, लेकिन इससे पेचीदा और दार्शनिक सवाल पैदा होते हैं। हम सिर्फ इंसानों को ही क्यों बचाएं? पृथ्वी पर तो 80,70,000 अन्य प्रजातियां भी मौजूद हैं। उन्हें क्यों नहीं बचाना चाहिए? अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को नहीं भेज सकते, तो दूर दराज दुनियाओं तक क्यों न सिर्फ बैक्टीरिया को भेजकर बाकी काम विकास प्रक्रिया को करने दिया जाए। और किसे पता है, हो सकता है कोई परग्रह प्रजाति पृथ्वी पर पहले ही ऐसा कर चुकी हो। शायद आपके हाथों में किसी दूर दराज स्टार सिस्टम से एक नैनो शिप तशरीफ ला चुका हो और आपको पता ही ना हो। खैर, हम कहीं भी पहुंचे, कुछ भी बने, ये समय अपने अस्तित्व से जुड़ी योजनाएं बनाना शुरू करने का है। इंसान की कल्पना हमें सचमुच कुछ हैरत अंगेज रास्तों पर ले जा रही है और शायद इनके जरिए हम कामयाब इंटरस्टेलर यात्रा का कोई तरीका ढूंढ सकें। कई मायनों में हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है। हम डायनासोर नहीं हैं, हमारा एक स्पेस प्रोग्राम है। हम स्मार्ट हैं। अगर हम दूसरे ग्रह पर बस्तियां बसा लेते हैं तो पृथ्वी का सफाया होने के बावजूद इंसानी नस्ल बच जाएगी। इस नजरिए से हमारा भविष्य, बहुत दूर तक का हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है।